हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र कुमार, आपका जीके एंड जीएस एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा डर होता है कि यार ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा टफ है। लेकिन विश्वास कीजिए, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। ठीक है, बिल्कुल आसान बना कर रख दिया मैंने आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक में, देखते हैं क्या है। देखिए भाई, क्लासिफिकेशन यानी कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना। ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव। इस दुनिया में जितने भी सजीव पाए जाते हैं उन सभी को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पूछा जाता है कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। पूछा जाता है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जंतुओं के, सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना है, इसको आप बोलते हैं टैक्सोनॉमी। इसको हम बोल देंगे टैक्सोनॉमी। हिंदी में भी लिख लेंगे। देखिए, अभी अपना जो कोर्स रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अध्ययन को कहते हैं टैक्सोनॉमी। और आपके ये इंग्लिश में भी वन वर्ड में काम आएगा भाई, टैक्सोनॉमी। यानी कि सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा उसको कहा जाएगा टैक्सोनॉमी। पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का जनक किसे माना जाता है, फादर किसे माना जाता है। तो आपको एक नाम याद रखना है, कैरोलस लिनियस। मैं नाम लिख दे रहा हूं, कैरोलस लिनियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरोलस लिनियस। ठीक है, और ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न ये आ जाए कि सजीवों के वर्गीकरण का पहला प्रयास किसने किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट किसका था। अगर मैं पहले प्रयास की बात करूं तो याद रखिएगा, जो प्रथम प्रयास किया गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया है अरस्तु के द्वारा। प्रथम प्रयास, सजीवों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास जिस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था उनका नाम है अरस्तु, अरिस्टोटल। हिंदी में अरिस्टोटल, इंग्लिश में हम बोल देंगे अरस्तु। ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, कैरोलस लीनियस से संपूर्ण सजीवों को दो वर्गों में विभाजित कर दिया। एक था प्लांटी और एक था एनिमलिया, यानी कि एक था वनस्पति जगत और एक था जंतु जगत। तो बात करेंगे कि कैरोलस लीनियस ने जो वर्गीकरण किया था उसको कहा गया टू किंगडम थ्योरी। कैरोलस लीनियस के वर्गीकरण प्रणाली को क्या बोला गया, टू किंगडम थ्योरी। इन्होंने दो किंगडम बनाए थे, दो जगत बनाए थे। टू किंगडम थ्योरी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टू किंगडम थ्योरी किसने प्रपोस्ट की है, द्विजगत की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, द्विजगत अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। तो आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। द्विजगत अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। और ध्यान दीजिए, ये जो अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, एक किताब में इन्होंने एक किताब लिखी थी, इसका नाम है कि द्विजगत अवधारणा किस बुक में लिखी हुई थी। अगर मैं बात करूं, इनकी बुक का नाम पूछा जा सकता है। देखिए, दो जगत बनाए हैं, एक में प्लांट आ जाएंगे और एक में क्या आ जाएंगे, एनिमल। नाम दिया गया प्लांटिंग किंगडम यानी कि वनस्पति जगत, एनिमल किंगडम यानी कि आप कह दोगे जंतु जगत। तो बुक जो थी इनकी, ध्यान देना, सिस्टेमा नेचुरी। इस बुक का नाम ध्यान रखना भी, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है, सिस्टेमा नेचुरी। याद रखना है, एक बुक है जिसको लिखा है कैरोलस लिनियस ने। बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। और ये बुक कब आई थी, तो आप कह दोगे 1735, 1735 में कैरोलस लिनियस ने किताब लिखी सिस्टेमा नेचुरी, जिसके अंदर इन्होंने दी थी टू किंगडम थ्योरी, द्विजगत अवधारणा। ये अपने को याद कर लेना है। इसके अलावा कैरोलस लिनियस को एक बात के लिए और भी जाना जाता है, ध्यान दीजिए, कैरोलस लिनियस को जाना जाता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ,
जो आप साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं, वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं, जो जैसे कि अगर मैं बात करूं, आम को बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, तुलसी को बोलते हैं ओस्मम सैंक्टम, या फिर हम चावल की बात करें तो ओराइजा सटाइवा। तो जितने भी ये साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, ये इनकी शुरुआत किसने की थी? कैरोलस लीनियस ने की। तो पूछा जाता है कि नामकरण की द्विपद प्रणाली किसने दी थी? ध्यान रखिएगा, सजीवों का जो नामकरण किया गया था, नामकरण की द्विपद प्रणाली, नामकरण की द्विपद प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, या द्विपद प्रणाली किसने दी थी? तो आप कह दोगे कैरोलस लीनियस ने दी थी। हम इसको कह देंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल यानी कि दो नाम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो ये पद्धति थी, द्विपद द्विपद प्रणाली जो थी, ये प्रस्तुत की गई है कैरोलस लीनियस के द्वारा। और पूछा जाता है कि ये किस बुक में लिखा हुआ था, ये प्रणाली किस बुक में दी गई थी। और देखिए, दो पद की यहाँ बात हो रही है, दो पद होंगे इसमें, दो पद होंगे। तो ध्यान देना, दो पदों में, दो टर्म में क्या होगा, ध्यान देना। पहला जो शब्द होता है इसमें, वो वंश को बताता है, और दूसरा जो शब्द होता है वो जाति को बताता है। यानी कि पहला शब्द जो है वो स्पीसीज को बताता है, पहला जो शब्द है वो स्पीसीज को बताता है, और दूसरा शब्द जो है जीनस को बताता है, जाति को बताता है। ठीक है, तो एक आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर पूछा जाता है कि ये जो नामकरण की द्विपद प्रणाली थी, इसके बारे में किस बुक में लिखा था कैरोलस लीनियस ने? उस बुक का नाम क्या है? ध्यान दीजिए, स्पीसीज प्लांटारम। स्पीसीज प्लांटारम, इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं, स्पीसीज प्लांटारम। और ये बुक कब आई थी? तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये बुक आई थी, ध्यान रखना है, इस बुक को लॉन्च किया गया था कब? 1753, 1753 में। तो याद रखने के लिए क्या करना है, 3 और 5 को आपस में इंटरचेंज कर देना है। 35 में तो आ गई है सिस्टेमा नेचुरी, और 53 में आ गया है स्पीसीज प्लांटारम, जिसमें कैरोलस लीनियस ने नामकरण की द्विपद प्रणाली दी थी, जिसमें पहला शब्द जो है वंश को बताता है, और दूसरा शब्द बताता है जाति को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रयास अरस्तु ने किया है, उसके बाद द्विजगत अवधारणा प्रस्तुत की है कैरोलस लीनियस ने, जिनके जिनके अपने को दो काम याद रखने हैं, द्विजगत अवधारणा और नामकरण की द्विपद प्रणाली। इसके बाद में नामकरण का नेक्स्ट प्रयास किया गया। ध्यान दीजिए, अभी भी बहुत से कुछ ऐसे जीव थे जो ना तो उसे हम प्लांट में रख पा रहे थे, और ना ही हम उसे एनिमेलिया में रख पा रहे थे, ना ही यानी कि वो जंतु में आते थे, और ना ही वो पादप में आ रहे थे। तो इसीलिए आवश्यकता महसूस हुई एक और कैटेगरी की और क्लासिफिकेशन की। तो तब आते हैं आपके RH व्हिटेकर, जिन्होंने प्रस्तुत की पंच जगत अवधारणा, जिन्होंने प्रस्तुत की पंच जगत अवधारणा। ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा कि पंच जगत अवधारणा किसने प्रस्तुत की? पंच जगत अवधारणा किसने प्रस्तुत की? यानी कि 5 किंगडम थ्योरी किसने प्रपोज की? तो आपको एक नाम याद रखना है, RH व्हिटेकर, 5 किंगडम थ्योरी। 5 किंगडम थ्योरी। सबसे पहला सवाल इसमें कि 5 किंगडम थ्योरी किसने दी थी, किसने प्रपोज की, किसने प्रस्तुत की थी? तो आपको एक नाम याद रखना है, जैसा कि आपने द्वि जगत अवधारणा के लिए याद रखा, वैसी पंच जगत अवधारणा के लिए एक नाम याद रखना है। ये प्रस्तुत की है RH व्हिटेकर ने। एक नाम मैं लिख दे रहा हूं, RH व्हिटेकर। RH व्हिटेकर ने ये अवधारणा कब प्रस्तुत की है? ईयर कौन सा था? देखिए, एग्जाम में कई बार ईयर पूछा जाता है, सन पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है 1969, सॉरी
1869 में ये अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो ईयर आपको अच्छे से याद रखने, जितने भी मैं आपको ईयर लिखवाऊंगा, सन लिखवाऊंगा, वो सारा के सारे वर्ष आपको याद रखने हैं। 1869 में R.H. व्हिटेकर ने प्रस्तुत की है पंच जगत अवधारणा, और इन्होंने संपूर्ण सजीवों को 5 जगत में विभाजित किया है, 5 किंगडम में विभाजित किया है। तो ध्यान दीजिए कौन कौन से वो किंगडम हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता देते हैं। कोशिका की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए, जितने भी सजीव होते हैं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब कोशिकाएं 2 प्रकार की है हमारे पास। कोशिकाओं के 2 प्रकार हैं भाई, 2 प्रकार है। कैसे भाई? एक तो वो कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, और एक वो कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है। इस तरीके से तो ध्यान देना, कोशिकाएं हमारे पास 2 प्रकार की होंगी। इसमें आप कह दोगे एक तो वो सेल है, एक तो वो कोशिका है जिसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक यानी कि इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और एक वो कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ध्यान देना, जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, उन कोशिकाओं को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये कौन सी कोशिका है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जब भी प्रोकैरियोटिक शब्द आ जाए, आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि भैया इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और वह कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनको बोला जाता है यूकैरियोटिक। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2 नाम मैंने आपको बताए हैं, एक तो है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल्स। तो ध्यान दीजिए, शुरुआत में जब जीव उत्पन्न हुए पृथ्वी पर, सबसे पहले जब लाइफ आती है अर्थ पर, तो सबसे पहले वाले जो जीव थे वो कौन से थे भाई? वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, प्रोकैरियोटिक जीव थे। और अगर मैं बात करूं समय के साथ कुछ विकसित कोशिकाएं आती हैं जिनको हमने नाम दिया है यूकैरियोटिक। ध्यान दीजिए, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये सरल जंतु ही बना सकती है, सरल जीव ही बना सकती है, सिंपल ऑर्गेनिज्म ही बना सकती है। ये कोशिकाएं उतना विकसित नहीं है, इनको प्राचीन कोशिकाएं कह सकते हैं, एंसिड सेल कह सकते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं को आधुनिक कोशिकाएं कहा जाता है, क्योंकि ये जटिल जीवों का निर्माण करती, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने का काम करती है ये, इसलिए ये विकसित कोशिकाएं हैं या मॉडर्न सेल्स है, यानी कि आधुनिक कोशिकाएं हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो R.H. व्हिटेकर ने सबसे पहला काम तो ये किया भाई कि सारी जितने भी सजीव थे, पहले तो उसने ये कैटेगरी बनाई कि जो जीव प्रोकैरियोटिक के बने हुए हैं वो एक साइड, जो यूकैरियोटिक के बने हुए हैं वो एक साइड। तो देखिए कौन कौन से, इन कैसे इन्होंने क्लासिफाइड किया इन चीज़ों को, देखिएगा। तो सबसे पहले आप कह देंगे, इन्होंने 2 कैटेगरी जो बनाई, सबसे पहले इन्होंने कहा एक तो वो जीव जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होंगे, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होगा उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो वो है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने हुए हैं, प्रोकैरियोटिक जीव हम बोल सकते हैं इनको, प्रोकैरियोटिक जीव। जितने भी प्रोकैरियोटिक सजीव थे या जीव थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लिख दूंगा मैं, यानी कि वो जीव जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था, केंद्रक नहीं पाया जाता था जिनकी कोशिकाओं में, ये हो गए प्रोकैरियोटिक जीव। और जो दूसरा प्रकार इन्होंने बताया वो था यूकैरियोटिक जीवों का, यानी कि वो सजीव जिनका शरीर यूकैरियोटिक कोशिकाओं का बना हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं जिनके कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो एक साइड तो हमने लिख दिए प्रोकैरियोटिक जीव, एक साइड हमने लिख दी है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब चलिए आते हैं प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं सबसे पहले। तो ध्यान देना दोस्तों, मैंने कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो बहुत ही सिंपल सेल है, बहुत ही सरल कोशिकाएं होती हैं। ये जटिल ऑर्गेनिज्म, जटिल जीवों का निर्माण नहीं कर सकती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को नहीं बना सकती। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं
हमेशा याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हमेशा एक कोशिकीय जीवों का निर्माण करती है, बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण नहीं करती है। यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव ऑलवेज क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये हमेशा ही क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिका के बने हुए जीव होते हैं, एक कोशिकीय। यानी कि आप लिख दोगे यूनिसेल्युलर, इसे कह देंगे यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय जीव, यूनिसेल्युलर। तो ध्यान दीजिए, जो एक कोशिका के बने हुए थे, और वो भी कोशिका कौन सी है, प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने हुए एक कोशिकीय जीवों को, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने हुए एक कोशिकीय जीवों को, ध्यान देना, इन्होंने नाम दिया मोनेरा किंगडम। जो पहला जगत था RHV टेकर का, वो था मोनेरा जगत। हमने 5 जगत की बात की है। पहला जगत है मोनेरा जगत, जिसमें आप जान सकते, देखिए अभी मोनेरा किंगडम मैंने लिख दिया है, मोनेरा किंगडम। तो RHV टेकर का पहला किंगडम था मोनेरा किंगडम। इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं, जगह की कमी पड़ेगी बाद में, 1 मिनट, नाम लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला जो जगत है, पहला जो किंगडम है वो है मोनेरा, RHV टेकर का। तो इस बात को, पहला जगत ये हो गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने हुए एक कोशिका जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी मोनेरा में आ जाएंगे। उदाहरण की बात हम आगे करेंगे वैसे इसमें, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, या माइकोप्लाज्मा, ठीक है, या नील हरी शैवाल, ये सारे के सारे उदाहरण हैं मोनेरा के। आगे मैं लिखवा दूंगा, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम देख ही रहे हैं कि भैया मोनेरा किसे कहते हैं, प्रोटिस्टा किसे कहते हैं, अभी तो हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। अब आ जाइए आप यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म पर, यूकेरियोटिक जीवों में। तो ध्यान दीजिए, यूकेरियोटिक जीव भी 2 प्रकार के थे भाई। एक तो यूकेरियोटिक जीव वो थे जो एक कोशिकीय थे, एक तो यूकेरियोटिक जीव वो थे जो एक कोशिकीय थे, यानी कि यूनिसेल्युलर थे, यूनिसेल्युलर। तो ध्यान दीजिए, यूकेरियोटिक कोशिका के बने हुए एक कोशिकीय जीव जो, यानी कि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि है यूनिसेल्युलर, उनके लिए RHV टेकर ने बनाया दूसरा किंगडम, दूसरा जगत, जिसको बोला जाता है प्रोटिस्टा जगत। तो हमारे पास सेकंड किंगडम आ गया है, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। ठीक है, ये नंबर 2। तो पंच जगत अवधारणा में जो दूसरा जगत था वो था प्रोटिस्टा। जो सेकंड किंगडम है हमारे पास वो है प्रोटिस्टा। कैसे डिफाइन करेंगे प्रोटिस्टा को, यहां से आना आपको, देखिए प्रोटिस्टा को डिफाइन करना कैसे करोगे, आप बोलोगे कि यूकेरियोटिक कोशिका के बने हुए एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है प्रोटिस्टा में। आप बोलोगे कि यूकेरियोटिक सेल से बने हुए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है प्रोटिस्टा में, जिसके उदाहरण है प्लाज्मोडियम, अमीबा, ठीक है, जुगलीना, ऐसे काफ़ी सारे नाम हैं। और उनके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बाद हम डिटेल में देखने वाले हैं। अभी तो हम नाम ही देख रहे हैं, बाद में मोनेरा में क्या क्या पूछा जाएगा, प्रोटिस्टा में क्या क्या पूछा जाता है, इनके उदाहरण कौन कौन से, उन सभी को हम डिटेल में कवर करेंगे। देख लीजिए, एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा डिटेल में ही पढ़ाया जाएगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कोई भी जो सब्जेक्ट पढ़ा जाता है वो एक बार में पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि साइंस आपने आज भी पढ़ ली, बाद में भी पढ़ ली, 2 साल बाद पढ़ ली, फिर पढ़ते रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई। खुद के साथ ईमानदार रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। खुद के साथ गद्दारी नहीं करनी है, सबसे पहला नियम। अगर आपको सफल होना है, खुद के साथ गद्दारी नहीं करनी है, खुद के साथ ईमानदार होना सीखिए, ठीक है। धोखा नहीं देना है खुद को। देखिए, जब भी कोई और इंसान आपको धोखा देता है तो आप क्या करते हैं, आप सीधा इंतकाम लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि मैं तो इंतकाम लूंगा, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्यों भाई, देखिए सीधी सी बात है, आप जब पढ़ने लगते हो या आपने कोई एग्जाम देने का सोचा तो आपने भी अपने आप को एक सपना दिखाया हुआ है, और अगर आप उस सपने के अकॉर्डिंग, जो कि आपने सोचा था उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना कर्म नहीं करोगे, इट मीन्स आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और खुद को बेवकूफ बना रहे हो। तो सबसे पहला नियम, अगर आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है, सिलेक्शन लेना है,
तो सीधी सी बात है, खुद के साथ गद्दारी नहीं करनी है, खुद के साथ ईमानदार रहना है। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है कि भाई ज़्यादा डिटेल में चले गए, कम, ऐसा कुछ नहीं। जितना पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। आपको समझ नहीं आए तो बताइए मुझे, आपको समझाना जिम्मेदारी मेरी है। आपको बस मन बनाना है कि हमें साइंस पढ़नी है, कंप्लीट पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। आपको बस इस बात के लिए रेडी करना है, बाकी समझाने का काम मेरे पर छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए भाई आगे चलते हैं। हम बात करेंगे यूकेरियोटिक कोशिका के बने हुए बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं। एक कोशिकीय जीवों को तो हमने रख दिया प्रोटिस्टा के अंदर, और जो बहुकोशिकीय जीव है, एक कोशिका के बने हुए बहुकोशिकीय जीव जो है, यानी कि जो मल्टी सेल्यूलर, आप इसे बोल सकते हैं मल्टी सेल्यूलर। ध्यान दीजिए, यूकेरियोटिक कोशिका के बने हुए बहुकोशिकीय जीव। अब देखा जाए तो इसमें भी आगे इसको विभाजित कर दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुकोशिकीय जीव जो यूकेरियोटिक कोशिका के बने हुए थे, ये भी दो प्रकार के थे। एक प्रकार तो क्या था, एक में तो कोशिका भित्ति पाई जाती और एक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं आगे से शुरू कर रहा हूं अभी नेक्स्ट स्लाइड में, जगह कम है थोड़ा भी। तो ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे थे यूकेरियोटिक की। यूकेरियोटिक की मैं बात कर रहा था, और यूकेरियोटिक के जो एक कोशिकीय जीव थे वो हमने देख लिए थे। अब हम बात कर रहे हैं बहुकोशिकीय जीवों की। बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टी सेलुलर, यानी कि जो बहुत सारी कोशिकाओं के बने हुए जीव हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ भी दो प्रकार हो जाएंगे। एक तो वो कोशिकाएं, एक तो वो जीव जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और एक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ध्यान देना, हम कह देंगे कोशिका भित्ति उपस्थित और एक में नहीं है। होती क्या है ये कोशिका भित्ति, इसको जानेंगे सबसे पहले। एक में तो आप कह दोगे कोशिका भित्ति उपस्थित है, एक में तो हम कह देंगे कोशिका भित्ति उपस्थित है, सेल वॉल प्रेजेंट है। देखिए, यूकेरियोटिक कोशिका के बहुकोशिकीय जीव में दो प्रकार हम देख रहे हैं। एक में तो आप कह दोगे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एक में आपने कह दिया कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित। सेल वॉल एब्सेंट रहेगी इसमें। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे भैया सेल वॉल होती ही क्या है, कोशिका भित्ति होती ही क्या है। तो ध्यान दीजिए, कोशिकाएं जो होती है, देखिए जो प्लांट सेल जो होती हैं, या फिर हम कह देंगे जो कोशिकाएं होती, कोशिकाओं के चारों तरफ एक कठोर कवच पाया जाता है। इस तरीके कोशिकाओं के चारों तरफ, सेल के चारों तरफ एक कठोर कवच पाया जाता है, एक हार्ड कवर पाया जाता है, और इसी को ही बोला जाता है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। यही तो कौन है भाई, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। आप ये कल्पना कर सकते हैं जैसे नारियल है भाई, नारियल अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है लेकिन बाहर से बहुत ज्यादा क्या है, कठोर है। नारियल एक कठोर आवरण में है, तो नारियल का जो वो कठोर आवरण है बाहर वाला, जो एक हार्ड कवर है, उसको आप क्या मान सकते हैं, सेल वॉल मान सकते हैं, कोशिका भित्ति मान सकते हैं। तो ध्यान देना, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं कि उनके चारों तरफ ऐसा कठोर कवच पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो आर.एच. व्हीटेकर ने क्या बोला कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बने हुए जो बहुकोशिकीय जीव है और जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जा रही है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही है, उनको रखा गया है किस ग्रुप में, ध्यान दीजिए, उनको रखा गया है एनिमेलिया जगत। ध्यान दीजिए, एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। तो ये था आर.एच. व्हीटेकर का तीसरा जगत, एनिमेलिया। एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत की बात कर रहा है, जिसमें हम आ जाते हैं भाई। ठीक है, एनिमेलिया में कौन आ जाएगा, हम किस में आएंगे भाई, एनिमेलिया में। यानी कि एनिमेलिया किंगडम को डिफाइन करना है, एनिमेलिया जगत को डिफाइन करना है, तो कैसे करोगे, देखिए एक चलते अपने एनिमेलिया किंगडम को डिफाइन करना है, तो आप कह दोगे कि यूकेरियोटिक सेल के बने हुए वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
यूकेरियोटिक कोशिका के बने हुए वो बहुकोशिकीय जीव जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, वो आ जाएंगे आपके एनिमेलिया जगत में, एनिमेलिया किंगडम में। और ये था RHV टेकर का तीसरा जगत, तीसरा किंगडम। ध्यान दीजिए, हम बात कर चुके हैं मोनेरा के बारे में, हम बात कर चुके हैं प्रोटिस्टा के बारे में, और तीसरा जगत हमारे पास है एनिमेलिया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 5 जगत देखने, 3 आपने देख लिए हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब मैं बात करूंगा कि यूकेरियोटिक कोशिका के बने हुए बहुकोशिकीय जो जीव है और जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें भी आगे हम कह देंगे कि इसमें भी 2 प्रकार हो जाएंगे भाई। इसमें भी 2 प्रकार हो जाएंगे। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा कि जिनमें प्रकाश हरित लवक पाया जाता है। एक तो वो कोशिकाएं हैं जिनमें हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा भाई। अब बात करेंगे कि भाई क्लोरोप्लास्ट होता ही क्या है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। आप कह दोगे इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, और एक वो जीव थे जिनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता, हरित लवक अनुपस्थित होता है जिन कोशिकाओं में। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अब ध्यान दीजिए भी हम कहाँ आ गए, देखिए सबसे पहले यूकेरियोटिक कोशिका के बने हुए वो बहुकोशिकीय जीव जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन जिसमें हरित लवक पाया जाता है और एक में हरित लवक नहीं पाया जाता। हरित लवक क्या होगा? ध्यान दीजिए, जिन कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उनके अंदर होती है एक प्रोसेस जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जिन कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, इट मींस प्रकाश संश्लेषण क्या था भाई? प्रकाश संश्लेषण होता ही क्या है? आप कह दोगे सजीवों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति के अंदर भोजन बनाने की जो प्रक्रिया थी उसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्लांट में हम पढ़ते हैं अभी, हम क्या कहते हैं कि प्लांट के द्वारा लाइट की प्रेजेंस में जो फूड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसी को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और ये होगा कहाँ? उस सेल की, उस कोशिका के हरित लवक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। यानी कि खाना बनने का काम किस में होगा? हरित लवक में होता है। इसलिए हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है कोशिका की रसोई, यानी कि किचन ऑफ द सेल भी इसको कह देंगे। तो ध्यान दीजिए, एक बात तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि जिन कोशिकाओं के पास हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, वो कोशिकाएं अपना भोजन खुद बना सकती है। और जिन कोशिकाओं के पास हरित लवक नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वो कोशिकाएं अपना भोजन खुद नहीं बना सकती, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम कह देंगे कि अगर हरित लवक प्रेजेंट है तो अपना भोजन ये खुद बना लेते हैं। और जो ऐसे जीव थे जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, इनको नाम दिया गया प्लांटी किंगडम। इनको किस में रखा गया है? प्लांटी किंगडम में रखा गया है। नाम से आपको पता लग गया होगा, पादप जगत में रखा गया है। अगर आपको प्लांट को डिफाइन करना है, पादप को डिफाइन करना है, तो आप क्या कह दोगे? यूकेरियोटिक कोशिका के बने हुए वो बहुकोशिकीय जीव जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जिनकी कोशिकाओं में हरित लवक भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, वो किस में आ जाते हैं? प्लांटी किंगडम में आ जाते हैं, प्लांटी जगत में आ जाते हैं। ये था RHV टेकर का चौथा जगत, फोर्थ किंगडम। ठीक है, और ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले बोल दिया है कि अगर हरित लवक पाया जाएगा तो ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं। इट मीन्स ये कैसे होते हैं जीव? ध्यान देना, जो सजीव अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ये इनको आप कहते हैं समपोषी। यानी कि ये प्लांट जितने भी आपके होते हैं वो समपोषी होते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं। अगर हम हमारी बात करें तो हमारे अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता। अगर हमारे अंदर भी हरित लवक पाया जाता होता तो हम भी हरे हरे रंग के होते, गोरे और काले का कोई खेल नहीं होता। फिर बात होती लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अच्छी बात है, नहीं पाया जा रहा है ग्रीन कलर हम ऐसे ही ठीक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, चौथा जगत हमारे पास हो गया है। और इसके अलावा बहुकोश यूकेरियोटिक कोशिका के बने हुए वो बहुकोशिकीय जीव जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती लेकिन हरित लवक नहीं पाया जाता, इनको रखा है RHV टेकर ने फंजाई किंगडम में। फंजाई यानी कि आप फंगस भी कह सकते हैं, कवक भी कह सकते हैं हिंदी में।
ठीक है, इनको रखा गया है फंजाई किंगडम में, जिसे आप कवक भी कह सकते हैं, फंगस भी कह सकते हैं। ठीक है, और मैंने कहा कि ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, एनिमेलिया भी अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता वो क्या हो जाएगा, विषमपोषी, यानी कि हेट्रोट्रोफ्स, ये हो जाएगा हेट्रोट्रोफ्स। तो ध्यान दीजिए, ये था पांचवा और अंतिम जगत किंगडम। ध्यान दीजिए, RHV टेकर ने 5 जगत बनाए हैं। पहला है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है एनिमेलिया, फोर्थ है प्लांटी एंड फिफ्थ है फंजाई यानी कि फंगस यानी कि कवक। हिंदी में हम कवक कहते हैं फंगस को। तो ध्यान दीजिए, ये थे RHV टेकर के 5 जगत, 5 किंगडम। तो आज आपको क्या काम करना है, आज आपको सिर्फ इन 5 को डिफाइन करना सीखना है। कि एनिमेलिया को कैसे डिफाइन करोगे आप कह दोगे कि यूकेरियोटिक सेल के बने हुए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल एब्सेंट, उनको क्या कहते हैं, एनिमेलिया कहते हैं। हिंदी में बोलूँ तो यूकेरियोटिक कोशिका के बने हुए वो बहुकोशिकीय जीव जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, वो हो जाएंगे एनिमेलिया यानी कि जंतु। और अगर आपको फंजाई को, फंगस को, कवक को डिफाइन करना है तो आप क्या कह दोगे, यूकेरियोटिक कोशिका के बने हुए वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल तो प्रेजेंट है बट क्लोरोप्लास्ट क्या है, एब्सेंट है, उनको आप क्या कह दोगे, फंजाई कह दोगे, फंगस कह दोगे, कवक कह दोगे। और अगर मैं बात करूं, पीछे चलते हैं अपनी थोड़ा, अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा को डिफाइन करना है तो आप कह दोगे यूकेरियोटिक सेल के बने हुए एक कोशिकीय जीवों को आप क्या कह दोगे, किस में रखोगे, प्रोटिस्टा में रखोगे। और अगर मोनेरा को डिफाइन करना है तो आप कह दोगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने हुए एक कोशिकीय जीवों को हम क्या कह देते हैं, मोनेरा कह देते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें तो केंद्रक नहीं पाया जाता और प्रोटिस्टा में केंद्रक पाया जाता है। तो ये थे 5 जगत। उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी को भी समझने में कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप दूसरों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए। ठीक है भाई, ऐसा नहीं सोचना है कि इस दुनिया का सारा ज्ञान मैं खुद ही ले लूं, ऐसा लालच नहीं करना है। ठीक है, इतना छोटा नहीं बनना है जीवन में भाई। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना भी, हाँ मैं ही पढ़ लूँ सारा, बाकी को नहीं बताना, ऐसा कुछ नहीं। कंपटीशन साथ वालों से नहीं करना है। कंपटीशन ही अगर आपको करना है तो AIR 1 से कीजिए। कंपटीशन अगर आपको करना है तो सिर्फ AIR 1 से कीजिए। जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं तो एक बात जरूर सोचिए, आपका मन कर रहा है यार घूमने चले जाएं, ये कर ले वो कर ले, ध्यान दीजिए। सबसे पहले दिमाग में आपको एक ही बात लानी है कि जो AIR 1 है वो इस समय क्या कर रहा होगा। ठीक है, वो इसमें कितना पढ़ाई कर रहा होगा। अगर आपको कंपटीशन करना है, हिम्मत है, तो उसी से कीजिए। ठीक है, साथ वालों से कंपटीशन नहीं करना है। तो जो भी आपके जानने वाले हैं सभी को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। एक एक करके सारे के सारे टॉपिक हम जो है यहाँ कवर करवा देंगे। ठीक है, GK एंड GS के टॉपिक वाइज अप्रोच रखेंगे, यानी कि एक स्पेसिफिक टॉपिक उठाएंगे, उसकी थ्योरी होगी, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें हम कवर करवाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। जैसा भी आपको फील हुआ है वीडियो देख करके कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना तो आप अपने साथ वालों से ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।